नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं नेशन नाउ पर। इसके बावजूद के प्रदीप जी आपको दिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। चलिए अब दिख रहे हैं और हम दोनों नेशन नाउ पर हैं। नेशन नाउ दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी देर के लिए प्रदीप जी ओझल हो गए थे आंखों से, तो नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, all the biggies of the G20 are coming over today. Yes. Rishi Sunak is already जबरदस्त arrived. तरीके से। President of the UK, बिल्कुल। President of Great Britain and Northern Ireland, and of course the American president should be landing any time now, or should have landed. He was supposed to land at 7 p.m. It's now 7:05, so he should be here, and so is everybody else coming. The Canadian president, the French president, everybody else. So how the Canadian chap is going to be, talking to everybody, I don't know, but it's But it's a great feat where India is concerned, sir. इस चीज को आप नकार नहीं सकते. And the BJP slogan as Bharat Vishwa Guru, G20 के माध्यम से. Now, China has buckled out under pressure because it couldn't see the great success of G20 out here in neighboring India. And therefore, whatever reasons, हर चीज छोटे चीज पे आप ऑब्जेक्शन उठाना कि ये विश्व गुरु, ये संस्कृत का कैसे आपने इसमें, तो all these things, it rattled them. It has rattled them, and the premier didn't come. And So not only that, President Xi Jinping didn't even go to the ASEAN summit because Modi was going there. Yes. that was nice. लेकिन साहब देखिए साहब, G20 की बात होगी, बाकी सब चीज़ों की बात हो गई, बहुत अच्छी बात है। भारत की छवि बढ़ रही है, इंडिया का नाम अब भारत हो गया है, लेकिन गोवा पुणे हाईवे जो है उसकी स्थिति वैसी की वैसी है। प्रदीप जी, गोवा पुणे हाईवे जो है उसकी स्थिति वैसी है सर, भले भारत रख दो या इंडिया रख दो। Sir, you got a leader out there in the center. जी। And for him to come and look after every roads. Now he's inspired the whole nation. He's inspired the whole world. Now our local leaders should take inspiration from him. प्रदीप जी, everything has to proceed parallelly. Exactly. हर चीज चलनी चाहिए। बिल्कुल। What Modi ji is doing is Modi's job. Exactly. He is doing a very good job. But the point is over here, Mr. Modi is not the chief minister of Maharashtra. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो आदरणीय सामान्य हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार हैं। ये उनको देखना है। अरे भाई, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, आप भी करो ना। इसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के केतन नायक जी। केतन नायक साहब नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम योर कार। गाड़ी में चलते चलते आप हमसे बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी बिजी। किस तरफ जा रहे हैं सर? क्या मुंबई गोवा हाईवे पर जा रहे हैं? नहीं सर, बैंड्रा से मलाड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी वैसे ही हिल रही है, गाड़ी वैसे ही हिल रही है पोर्ट हाउस के ऊपर, दिख रहा है मुझे। गवर्नमेंट की मेहरबानी है। ये क्या है? अरे यार, ये मिस्ट्री मुझे समझाओ, ये क्या है? मतलब किसी मुल्क में कहीं पर किसी देश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ रोड बनती बाद में है, वो पॉट होल कहां पर आएंगे वो मुकर्रर पहले हो जाती है जगह कि यहाँ पे पॉट होल आने वाले हैं। ये क्या है यार? मतलब मैं आई एम नाउ, अब तो वो एक अंदर से जो उबाल निकलने की जो एक वो होती है ना, गुस्सा करने की जो एक एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है, वो भी खत्म हो गई। अब तो हंसी आ रही है हम लोगों पे कि किन किन को हम लोगों ने इलेक्ट कर लिया यार। केतन नायक साहब आप बताएं, ये कब तक चलेगा यार? कब तक चलेगा? ये देखिए कैसे झूलती हुई जा रही है गाड़ी, और वो भी मुंबई में, बैंड्रा टू मलाड। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है टेरिबल रोलर कोस्टर राइड ले रहे हो। यस सर, यहाँ पे अभी G20 वाले लोग आके गए हैं, इसके लिए शायद ये हालत कर दी है हमारी। जी सर, मुझे तो लगता है कि अभी रोड्स बनाने के लिए नहीं तो पॉटहोल्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। क्या ऐसा सवाल पूछने का समय आ गया है कि रोड्स बनाने के लिए काम दिया जा रहा है या पॉटहोल्स बनाने के लिए काम दिया जा रहा है? क्योंकि कितने समय तक ये चलने वाला है? अभी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि मुंबई के रास्तों को कुछ ही दिनों में एकदम कॉन्क्रीटाइज पॉटहोल फ्री, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर जी। तो पूरे हमारे मुंबई में जब आके गए उस वक्त के लिए सिर्फ यहाँ पे पर्दे लगाए गए थे दोनों तरफ से।
अभी भी अगर रोड से अगर आप लोग साइड में देखेंगे तो रोड के दोनों तरफा G20 की डिजाइन बनी पड़ी है, कुछ जी। एडवर्टाइजेस है, और वो लेकिन गंदे, रोड्स की अवस्था सर जैसी थी और वो वैसी है। गंदे, और वो गंदे गंदे कोई भी पर्दे भी सुधार, दिख रहे हैं। जी हाँ। जी पर्दे भी आपको दिखेंगे जो लगाए गए थे, उसको निकालने की भी गनीमत इन्होंने ली नहीं है। जी। लेकिन रोड्स का हाल वैसा ही है, रोड्स में कुछ भी बदलाव हुआ नहीं है। तो सर कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट, कोई स्ट्रांग लीडर के हाथ में जब तक ये सत्ता नहीं आएगी तब तक ये पोर्टल्स का हाल यही रहने वाला है। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, आप ये बताएं, क्योंकि स्ट्रांग लीडर तो मुझे सिर्फ राज ठाकरे दिख रहे हैं, और कोई दिख नहीं रहा है मुझको। और कौन है? बाकी सब तो बन चुके हैं। मतलब सर अभी जी इलेक्शन लगाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सर मुंबई की बात करेंगे तो सारी गवर्निंग बॉडीज डेड हो चुकी है। कोई भी गवर्निंग बॉडीज पिछले 7 साल 5 साल से है नहीं यहाँ पे, लगभग 4 साल हो गए अभी। और गवर्निंग बॉडीज ना होने की वजह से बहुत सारे चीजों को सवाल उठाना बहुत जी। मुश्किल जा रहा है। जैसे महानगर पालिका में जाने के बाद वहां पे अगर किसी मुद्दे को उठाना है और उस मुद्दे को अंत तक ले जाना है तो वहां पे नगर सेवकों का होना बहुत जरूरी है, कॉर्पोरेटर्स का होना बहुत जरूरी है। और मुंबई में भी कॉर्पोरेटर्स है नहीं सर, मुंबई भगवान भरोसे चल रही है। और भगवान भरोसे ही चलेगी। यहाँ पर मुझे एक चीज बतानी है हमारे दर्शकों को, बहुत जरूरी है, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। राज ठाकरे पहले लीडर थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस साल तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हुए दिखते नहीं हैं। ही हैड सेड वेरी क्लियरली, जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी है, जो इंस्टेबिलिटी अभी दिख रही है, अस्थिरता अभी दिख रही है, जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता की भावना आज की तारीख में सरकार में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाएंगे। और वैसा ही हो रहा है। केतन नाइक जी, ये राज ठाकरे साहब ने 2 महीने 3 महीने पहले कहा था, और बिल्कुल सच बात हो रही है उनकी। वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो राज ठाकरे ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच हो रहा है। केतन नाइक साहब, सर साहब ने तो बहुत पहले, मतलब हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को तो बहुत ही पहले कहा था कि इलेक्शन का कोई भी माहौल नजर नहीं आ रहा है और लगता नहीं है कि इलेक्शन लिए जाएंगे। और हुआ ठीक वैसे ही कि इलेक्शन जैसे जैसे प्रोलॉन्ग होते गए, समय बीतता चला गया। अब तो ऐसा लगने लगा है सर लोकसभा और महापालिका का इलेक्शन इकट्ठा ही हो जाएगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो एक बातें हवा में चलने ही लग गई है। लेकिन आज की एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने उनके कुछ आमदारों को अवगत कराया कि आपको ज्यादा प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ऐसी जब घटनाएं घटती है तो लगता है कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है। तो अभी इसके बारे में तो साहब की तरफ से, हमारे राज साहब की तरफ से जो भी आदेश आएंगे हम लोग तो उसके लिए तैयार होंगे। लेकिन इलेक्शन का माहौल अभी भी मुंबई महाराष्ट्र में दिख नहीं रहा है सर। प्रदीप जी, केतन जी, दही हंडी का फेस्टिवल एक अच्छा तरह से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में जिस प्रकार से यू फाउंड एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी सेटिस्फैक्टरी। राज ठाकरे साहब ने कहा कि आई विल नॉट टॉलरेट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदू फेस्टिवल्स। राज ठाकरे साहब ने इन्होंने क्लियर कट कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदू फेस्टिवल, हिंदू सन पे नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है यही वजह से एक जबरदस्त माहौल बन गया, दही हंडी है, कोई लिमिट कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है? आने वाले पब्लिक गणेश उत्सव में भी यही हमको देखने को मिलेगा, और जितने भी हिंदू फेस्टिवल होंगे तो उसी में क्लियर कट इंडिकेशन है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगा, रीजनेबल होगा बट नॉट ओवर एक्सेस नहीं होगा। तो हाउ डू यू सी दिस, राज ठाकरे साहब का कहना और इस चीज को स्मूथली, हर फेस्टिवल को स्मूथ तरीके से जिस प्रकार से जा रहे हैं, कैसे देखते हो आप? सर जब भी फेस्टिवल्स पे निर्बंध आना शुरू हो गए थे, जैसे कुछ लोग कोर्ट में गए और कुछ लोगों ने कोर्ट में पिटिशन लगाई कि ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े थर लगते हैं, बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, उसमें लोगों को अपघात होता है। तो इन सारी चीजों का जब कहना सामने आया था तो राज साहब ठाकरे जी ही थे जिन्होंने कोर्ट के भी ऊपर जाके एक आवाज दी वहां पे कि हिंदू फेस्टिवल होके रहेंगे, मराठी फेस्टिवल होके रहेंगे। आपको पता होगा गणेश मूर्तियों की साइज को लेके भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे। तो इन सारे चीजों के पीछे और इन सारे प्रसंगों के पीछे राज साहब बहुत ही खंभीर तरीके से खड़े थे और उन्होंने सारे ये गणेश उत्सव मंडल, फिर ये सारे गोविंदा पथक, इनको हिम्मत दी थी कि हम करेंगे ही, फेस्टिवल होके ही रहेगा। और वैसे ही हुआ सर। फेस्टिवल हम लोगों ने कोर्ट के आदेश को नकारते हुए हम लोगों ने पहले पिछले 1.5 साल पहले जो फेस्टिवल हुआ वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके हमने करके दिखाया। उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने भी उसमें कुछ, शिंदे साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कुछ निर्बंधों पे
मतलब थोड़ा सा ईज आउट कर दिया, और उसका ही परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे धूमधाम से पूरे मुंबई, ठाणे और पूरे महाराष्ट्र में ये दहीहंडी का फेस्टिवल हुआ जी। और सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक बात ऐसी भी अच्छी हुई है इस बार कि बहुत ज्यादा कुछ इंजरीज या कुछ ऐसी दुखापत किसी को हुई नहीं है, और बहुत नहीं अच्छी हुई। तरीके से ये फेस्टिवल हुआ है और बहुत धूमधाम से फेस्टिवल हुआ जी है। हुआ है, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। केतन- प्रदीप जी वन सेकंड। Yes, तो yes. केतन नायक जी कहने का मतलब ये हुआ कि पिछली मर्तबा और उसके पहले भी जो गणपति का फेस्टिवल है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में हर साल गणपति आते हैं, बाकी सबके घरों में भी आते हैं। जी। पहली बार हमको देखने को मिला कि वो एक गंदा सा तालाब सा कुछ बना दिया, वहां पे एक टब सा बना दिया, वहां पर जाकर के आप गणपति का विसर्जन कर दो। अभी तक जो समंदर में जाकर के हम लोग विसर्जन किया करते थे, उसके सामने पहले आरती किया करते थे, फिर जाकर के विसर्जन होता था। मतलब ये क्या है? व्हाई ओनली रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदू फेस्टिवल्स? सर केतन नायक साहब। सर यही बात समझ में नहीं आती है। अभी मुंबई में अगर आप देखेंगे सर, तो अपना जो वेस्टर्न सबब है जी। वहाँ पे आर्य कॉलोनी है जी उस आर्य कॉलोनी में भी एक बहुत अच्छा तालाब है। सारे हमारे जो घरगुती गणेशोत्सव होते हैं, जो डेढ़ दिन के या 5 दिन के या 4 दिन के गणपति होते हैं, 7 दिन के गणपति होते हैं, उनका विसर्जन वहां पे हुआ करता था, वहां पे ही होता है। आरटीओ बहुत अच्छे तरीके से वहां का ट्रैफिक मैनेज करती है, वन वेज किए जाते हैं। मतलब आप गणेश मूर्ति लेके जाओ, वहां पे अपनी आरती करो, विसर्जन कर दो और दूसरे रास्ते से बाहर निकल के आप हाईवे ज्वाइन कर लो। तो ये सारी सिस्टम जो मुंबई में थी, उन सिस्टम को क्यों बदला जाता है, इसका जवाब ना महानगर पालिका दे पाती है ना नेतागण दे पाते हैं। क्योंकि सर जो फेस्टिवल का एक मजा होता है या फेस्टिवल का एक जो पूरा माहौल होता है जी। वो परंपरागत तरीके से आज चलते हुए आया है और चलते हुए जाने वाला है आगे। लेकिन उसमें हमेशा हिंदू क्षणों पे, मतलब हिंदू फेस्टिवल्स पे बदलाव और एक नए नए निर्बंध क्यों लाए जाते हैं, इसका आंसर ढूंढने का सर समय आ गया। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं जिसमें जान माल का नुकसान होने के चांसेस होते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, उसमें तो कोई निर्बंध लगाने जाता नहीं है, उसमें तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता नहीं है। लेकिन जब भी हिंदू क्षणों की बात आती है, हिंदू फेस्टिवल्स की बात आती है, तब ऐसे कुछ ना कुछ निर्बंध सरकार की तरफ से आते हैं, फिर हमारे जैसे पार्टी उसको विरोध करती है और फिर वो पीछे लिए जाते हैं आदेश। लेकिन ये बेसिकली ये आता क्यों है, इसका जवाब सर मिलना बहुत अभी जरूरी होगा। लेकिन केतन नायक जी, इसके दिमाग से ये निकल के आता है। लेकिन केतन नायक जी आप ये बताएं कि क्या गणेश उत्सव के लिए इस बार आप कुछ करेंगे? क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उनके लिए ये बड़ी ठेस पहुंचाने वाली बात है कि आप, मतलब ठीक है आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीजों की बात कर रहे हैं, अरे आपने अभी तक अपनी सुवेज जो है उसको तो ठीक ठाक किया नहीं, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक आपने लगाए नहीं, जो बिल्कुल रॉ सिवेज जो जूहू के अंदर जा रही है, वर्ली के अंदर जा रही है, हर जगह पे जा रही है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे। एक गणपति फेस्टिवल की वजह से तुम्हारी पोल्यूशन बढ़ रही है। सर आपसे पूछ रहा हूं मैं केतन नायक साहब, ये क्या मतलब हुआ? सर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। आपको बता दूं कि हमारी पार्टी में एक अलग से विंग है सर, जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण पर्यावरण सेना जी। अब इस पर्यावरण सेना का काम होता है सर, ये सारे जो पर्यावरण को लेके इश्यूज होते हैं उसको हम एड्रेस करते हैं उस विंग के माध्यम से। तो जब भी गणेशोत्सव होके जाता है तो हम लोग बीच क्लीनिंग के लिए उतरते हैं। आपको पता होगा अमित साहब ठाकरे ने तो निरंतर योजना बनाई हुई है कि बीच क्लीनिंग का कोई एक दिन का झाड़ू लेके प्रोग्राम हम लोग ने किया नहीं, हम लोग ने कंटिन्यूसली उस चीज को, मतलब पूरे कोकण किनार पट्टी से लेके मुंबई तक बीच क्लीनिंग का प्रोग्राम साल में 2 बार हम लोग लेते हैं और अच्छे तरीके से लेते हैं। तो गणपति के बाद भी ये होगा ही। अब आपने जो सीवरेज का पॉइंट उठाया सर, अभी भी मुंबई में बहुत सारे ऐसे एरियाज है, भले वहां पे स्लम डेवलपमेंट हो गई है, एसआरए की बिल्डिंग्स आ गई है, माड़ा की बिल्डिंग्स आ गई है, लेकिन अभी भी सीवरेज लाइन का पता नहीं है। मैं जहां पे रहता हूँ, जिस एरिया का नाम कुरार विलेज है, वहां पे सर सीवर लाइन एक सर्टन लेवल पे आके रुक गई है। अब नगर सेवक भी नहीं है ना सर, तो सर उसका आगे कौन बढ़ाएगा, या उस बात को महापालिका में या शासन के पास लेके कौन जाएगा? तो इन चीजों पे काम करना नहीं है इनको, और बस फेस्टिवल पे निर्बंध लाने कि इतने ही वॉल्यूम में डीजे बजाओ, इतने ही लोग जमा होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। जो इनकी ड्यूटीज है उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी है, बस इनको लोगों पे निर्बंध लाने। तो ये किस तरह की मेंटालिटी से सरकार चल रही है, इसका सर संशोधन करने की अभी जरूरत हो गई है। केतन नायक जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आपने एक जबरदस्त मुहिम चलाया था। आपने मुहिम चलाया था कि मुंबई गोवा हाईवे को ठीक करना है। 17 साल से उस हाईवे इतना हॉरिबल स्टेट में है, पॉटहोल्स। उसके आपके जबरदस्त राज साहब ठाकरे जी के एक मुहिम, और आप लोग सब जुड़ गए, यात्रा निकला, मार्च निकला, एक जबरदस्त यूनाइटेड फ्रंट वहां पर पोस्ट किया। रविंद्र चौहान बीजेपी मिनिस्टर बोले कि 1 लेन विल बी ऑपरेशनल बिफोर गणेश उत्सव। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या वहां से कंबाइंड बार बार रिपोर्ट आ रहा है कि 1 लेन भी
शायद ये सरकार नहीं हो पाएगा। गणपति फेस्टिवल से पहले उन लोग खोल नहीं पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये दिस इज शोज हाउ सिस्टम इज फंक्शन, सिस्टम कांट कीप कोप। ये पूरे हाईवे 17 साल से, तो हाउ डू यू सी इट? का एक नया राज साहब नया मुहिम चलाएंगे? हाउ डू यू सी दिस केतन जी? सर, जब मनसे के जो सैनिक है सर, वो जब भी कोई भी मुद्दे को हाथ लगाते हैं तो उस मुद्दे को पूरा करके छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन ये अनाउंस किया गया हमारी तरफ से कि हम मुंबई गोवा हाईवे का मुद्दा सीरियसली लेके उसको कैंपेन में कन्वर्ट करने वाले, उसके बाद ही ये गवर्नमेंट फंक्शन में आ गई, उसके बाद ही ये सिंगल लेन वाला फॉर्मूला इन्होंने सामने रखा और वो काम करने लिया। लेकिन वहां पे हमारे जो पनवेल के शहराध्यक्ष हमारे प्रवक्ता जी है, जिनका नाम है योगेश जी चिले, आप तो जानते हैं उनको सर, उन्होंने तो इस गवर्नमेंट की वो सिंगल लेन की भी पोल खोल करके रख दी, जिसमें सलिया सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए डाली गई थी। जो सलिया रोड में आर पार जानी चाहिए, उस सलिया को सिर्फ दिखाने के लिए डाल के रखा था, वो सलिया निकाल के भी उन्होंने मीडिया के सामने रख दिया। तो सर, ये सिर्फ जिसको हम लोग कहते हैं कि थूक पट्टी लगाने वाला काम किया जा रहा है। कोकण में जब भी गणपति के समय में, गणेशोत्सव के समय में जो जनता यहाँ से कोकण में ट्रैवल करेगी, उनको बस एक नैरो लेन के माध्यम से उनको चलता हुआ दिखाना है कि हमने एक लेन कंप्लीट कर दी। लेकिन अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि वो एक लेन भी पूरी होती है या नहीं होती है, ये भी देखना जरूरी हो गया, क्योंकि वो एक लेन का काम भी पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि गणेशोत्सव तो काफी नजदीक आ गया है। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स की जो आपस में मारामारी चल रही है, वहां पे लेबर सप्लाई जो कम पड़ रहा है, ऐसे कई सारे मुद्दे वहां पे आए। अभी हमारे योगेश चिले जी उसके सेकंड फेज के काम पे भी लग चुके हैं, और उसका जो सेकंड फेज हम लोग सामने लाने वाले हैं, वो भी आप सबके सामने आ जाएगा कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाने का काम किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। ये भी हम लोग अभी आने वाले समय में सामने लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे केतन नायक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि वो एक लेन खोल करके कोई जनता के ऊपर कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। राइटफुली स्पीकिंग ये बात आनी नहीं चाहिए थी, अगर देखा जाए तो ये बात आनी नहीं चाहिए। वो दूसरी बात है कि वो सिंगल लेन भी नहीं खुलेगी, मुझे नहीं लगता कि वो सिंगल लेन भी खुलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से, इम्पॉसिबल, नहीं होने वाला। अभी तो बारिश वापस आ गई है, जो कुछ उन्होंने लगाया होगा निकल गया होगा अभी तक। केतन नायक साहब, सर, गवर्नमेंट पूरी तरह से कंफ्यूज है। एक तरह पे आज ही कल ही मैं मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि गोविंदा आ गया और गोविंदा बारिश लेके आ गया। देवेंद्र फडणवीस साहब ने, किसी ने ऐसी बात कही है कि गोविंदा आ गया और गोविंदा के साथ में बारिश आ गई। महाराष्ट्र में कुछ रीजन ऐसा भी है जहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में हुई नहीं है, तो वहां पे सूखे की परिस्थिति होने जाने वाली थी। उद्धव साहब ठाकरे ने भी आज कुछ कहीं पे जाके दौरा किया है, किसी के शेतकऱ्यांच्या बांध्यावरती ते पुन्हा गेलेले आहेत। तो सर, ये सारी जो चीजें है ना, इसमें गवर्नमेंट का पूरा मिसमैनेजमेंट सामने दिखता है कि एक तरफ से कहते हैं कि बारिश आ जाए, दूसरी तरफ से कहते हैं कि बारिश आने की वजह से हमारे रोड नहीं बन पा रहे। तो गवर्नमेंट को करना क्या है? अगर हमें रोड देना था, अगर आपको ये करना था, तो बारिश के पहले काम करना था। जैसे मुंबई में नालों की सफाई बारिश के पहले भी की जाती है, बारिश के दौरान भी की जाती है, और बारिश के बाद भी थोड़े मात्रा में की जाती है। तो मुंबई गोवा का रोड का बनना, इनको जब गवर्नमेंट फॉर्म की गई तब नहीं पता चला था कि मुंबई गोवा का रोड अभी आने वाले समय में बहुत नेसेसरी होने वाला है। लोग इतने टाइम से उसमें झूल रहे हैं। आपने तो कमिटमेंट दी थी, आपने तो टोल मुक्ति का वादा किया था। ये सारे वादे भूले कैसे जाते हैं, इसका ही सर आकलन करना अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इनको रोड अगर बनानी थी तो इन टाइम जब करना था तब क्यों नहीं किया, और अब जाके बारिश का बहाना आगे किया जा रहा है कि इसकी वजह से रोड नहीं बनेगा। तो आपकी कमिटमेंट फेल हो रही है इसमें तो सरकार की ही विश्वासार्हता दाव पे लग रही है। केतन जी, जलना मराठा आंदोलन, राज साहब ठाकरे वहां पर गए थे, लोगों से चर्चा किया, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, लोगों को यह भी बताया कि आप लोगों के नेताओं के बहकावे में आके मत कोई आंदोलन करो, जो नहीं हो सकता है वो नहीं मींस हो नहीं सकता, उसको आप खुद ही, बिकॉज आप लोग को बहका के आपको आंदोलन करा देते, कुछ फायरिंग होता है, लाठीचार्ज होता है। उसके बाद उन्होंने आगे जाके कहा कि इसके पीछे आप पुलिसकर्मी प्रशासन को दोषी मत ठहराओ, इसके पीछे जो नेता लोग इस चीज को करा रहे हैं उसको आप ध्यान में रखकर आगे। तो ये सब एडवाइस राज साहब ने किया। फिर 4 दिन, अभी 4 दिन का मोहलत दिया था। अब एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि ठीक है, हम आरक्षण देंगे, मराठा आरक्षण देंगे, ओबीसी विल नॉट बी इफेक्टेड, ओबीसी कोटा इफेक्टेड। तो ये सब कहां पहुंचेंगे केतन जी? बिकॉज आप लोग भी इस चीज को, राज साहब भी वहां पर गए थे, तो पार्टी में इसके बारे में क्या चर्चा है? क्या ये होने लायक है, ये होगा नहीं होगा, या पॉलिटिक्स हो रहा है? ये हाउ डू यू सी इट केतन जी? सर, राज साहब का आरक्षण को लेके, ये पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को लेके क्लियर स्टैंड हमेशा से रहा है, वो भी मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये मराठा आरक्षण वाली जो बात हुई थी सर, उसमें जो उस गांव में
जालना जिले में, वो जो जहाँ पे सारे लोग वहाँ पे आरक्षण जी। उस मुद्दे के लिए अनशन पे बैठे थे, वहां पे सर बहुत ही निर्दयी तरीके से वहां पे एक लाठीचार्ज किया गया। और उस लाठीचार्ज के बाद जो परिस्थिति सामने आई, वो परिस्थिति को एड्रेस करने के लिए राज साहब वहां पे गए। आपने देखा होगा राज साहब कभी भी वहां पे जानबूझ के जाके वहां पे क्राउड क्रिएट करो और न्यूसेंस क्रिएट करो, ऐसा वाला उनका स्टैंड होता नहीं है। कोई बहुत ज्यादा जरूरी होता है तभी वो उस स्पॉट को जाके विजिट करते, नहीं तो वो अपने कार्यकर्तागण नेतागण को भेज देते और उनसे पूरा रिपोर्टिंग लेके उनके पास पूरी जानकारी आ जाती है। इस बार उनके जाने की वजह वो लाठीचार्ज भी था। जिस तरीके से उन्होंने पहले ही बताया था सर कि आरक्षण के मुद्दे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, इनके आरक्षण के मुद्दे सामने आने लग जाते हैं। ये अभी पार्टियों में जो फूट पड़ चुकी है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से जो फूट रही है, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा डाइवर्जन के लिए आया हो सकता है, या आरक्षण के मुद्दे को लेके कुछ अलग राजनीति भी करने का हेतु हो सकता है। तो ये सारी चीजों को समझना राज साहब का एक प्लानिंग होता है, उनका पूरा थिंकिंग उस चीज पे होता है। उस हिसाब से वो समझने के लिए गए थे। लेकिन उनका स्टैंड सर हमेशा से क्लियर रहा इस चीज को लेके कि आरक्षण को मुद्दों को लेके आपको बहकाया जाता है, आपको गलत जानकारी प्रोवाइड की जाती है और उस गलत जानकारी के आधार पर आपकी भावनाओं से खेल कर आपके मतों को हासिल करने का काम इन सारे नेताओं से आज तक किया गया और किया जाता है। आज शरद पवार साहब वहां पे गए थे, शरद पवार साहब के पास में उनके हाथ में लगभग 35 साल से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की रिमोट कंट्रोल थी। तो इतने बड़े लंबे टेन्योर में तो उन्होंने आरक्षण को सॉल्यूशन तक लाया नहीं, और अब जाके उनका भी वहां पे जाना, उनका भी वहां पे जाके भाषण करना, आरक्षण को लेके चीजें सामने रखना, ये सर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हमारा स्टैंड हमेशा से आरक्षण को लेके क्लियर रहा है। राज साहब जब वहां पे गए तो राज साहब ने आरक्षण के अलावा जो मुंबई में समुद्र में एक शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाने की बात गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने उंगली रखी है। तभी उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी चीज नहीं होगी, और आगे चल के आज तो वही दिखता है। उस स्मारक की एक ईंट भी वहां पे आज तक रखी नहीं गई। तो राज साहब जैसा विजनरी नेता जो पहले की होने वाली बात जनता के सामने लाके रख रहा है, तो इसके ऊपर सर लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। केतन जी, बहुत बड़ा एक बहुत सुधीर मुनगंटीवार ने एक बहुत बड़ा चीज बोले कि आज कि वाघनाग जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वो वाघनाग इज कमिंग बैक टू द कंट्री। और इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है कि शिवाजी महाराज प्लेस अ ग्रेट रोल वेयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। तो उस चीज का एक बहुत बड़ा इवेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत देश में वापस आ रहा है। तो हाउ डू यू सी, इट्स अ गुड थिंग, बट डू यू थिंक बीजेपी इज डूइंग पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट? पॉलिटिकल मैन्योरिंग है, पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वाघनाग वापस आने का आप कैसे देखते हो? इज इट पॉलिटिकल पॉस्चरिंग? सर वाघनख अगर इस मुंबई महाराष्ट्र में हमारे देश में वापस आते हैं तो वो बहुत ही बड़ी गर्व की बात होगी। आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको उन वाघनखों को देख के प्रेरणा मिल सकती है, उनको सीखने मिल सकता है, और जो इतिहास घटा है उसका एक सबूत उनके सामने आ सकता है। लेकिन सर इसमें अभी आज ही मैंने उसके साथ ही एक न्यूज और भी पढ़ी थी कि कुछ तो मेरे ख्याल से बर्मिंघम ने अपने आप को बैंकरप्सी घोषित कर दी है कि हम लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो ये ऐसे स्थिति पूरे यूरोप में या ब्रिटेन जैसे जगह पे होना और उसके बाद में इन सारी चीजों का होना भी एक अलग मायने रखता है। और राजनीति के एंगल से अगर देखेंगे तो सर ये टाइमिंग थोड़ा राजनीति वाला लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी इनकी तरफ दिख रही है, बहुत सारे विरोधाभास वाले मुद्दे भी सामने आए हुए हैं, और वहां पे अब वाघनखों का आना मतलब भावना से ही खेलने वाला काम दिख सकता है सर। लेकिन अगर ये चीज होती है तो उसको स्वागत ही करने जैसी बात होगी सर। केतन नायक साहब, चलते चलते इंडिया या भारत? सर हमारा मेरा पर्सनल राय पूछोगे तो मैं हिंदुस्तान कह दूंगा। हिंदुस्तान। सर भारत हमेशा से रहा है, भारत शब्द हमारी मिट्टी से रहा हुआ है, तो भारत से मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। वैसे बाला साहब हिंदुस्तानी बोला करते थे, बट मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। वैसे बाला साहब हमेशा हिंदुस्तानी कहा करते थे, दैट्स अ सेपरेट इशू। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। लेकिन ये लगता नहीं है कि अभी ये 2024 इलेक्शंस आ रही हैं, इसलिए अब इंडिया भारत, ये आपने जैसे कहा वाघनख जो है वो वापस आ रहे हैं बाकी सब चीजें जो हैं सर हो सकता है। बट अभी जो सरकार ने एक अधिवेशन बुलाया है इमरजेंसी वाला, जी। उस अधिवेशन से क्या निकल के आता है सर, उससे तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये सब इलेक्शन के लिए चल रहा है या सच में कुछ महत्व का काम या जरूरत आन पड़ी है। वैसे रानी लक्ष्मीबाई की ढाल और तलवार जो है वो अभी भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, मतलब उधर सॉरी एल्बर्ट एंड विक्टोरिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम तो यही है, आजकल उसको छत्रपति शिवाजी संग्रहालय बोलते हैं, लेकिन एल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम में अभी तक है।
उसको वापस लाने की किसी ने कोशिश भी नहीं करी है। दैट्स अ सेपरेट इशू। और पार्टी में कोई चर्चा हो रहा है सनातन, जो डीएमके जूनियर स्टालिन ने जो बोला है कि सनातन को इरेडिकेट करना है, हर चीज को हटाना है, कोविड जैसे, मलेरिया, डेंगू जैसे, क्या पार्टी में इसके बारे में कोई चर्चा है, कोई स्टैंड ले रहे हिंदुत्व के हिसाब से, हिंदुत्व का? सर मुझे लगता है राज साहब की तरफ से इसके ऊपर भाष्य किया जाएगा, क्योंकि अब तक ऑफिशियल राज साहब का स्टेटमेंट इसमें आया नहीं। मुझे तो लगता है वो जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत तरीके का स्टेटमेंट है और एकदम अजीब टाइम पे उन्होंने ये स्टेटमेंट लाया है, तो इसको भी इलेक्शन के एंगल से देखना पड़ सकता है। दूसरी बात जो आपने सर म्यूजियम की कही, तो मुझे उस म्यूजियम का ठीक से तो नाम नहीं पता, लेकिन मेरे एक दोस्त अभी वहां पे गए थे लंदन में, और वो उस म्यूजियम में जब विजिट कर रहे थे तो हमारी सर शिवाजी महाराज की जो भवानी तलवार वो जो वहां पे रखी गई है, आपको बता दूं सर, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, इंडिया से, हमारे देश से बहुत सारे लोग उनको मेल करते हैं, ये हमारी तलवार है, इसको रिटर्न दे दो या इसके बारे में हमें जानकारी दे दो। तो इन सारे मेल्स को भी वो लोग पढ़ते नहीं है। और सर उन्होंने, जो मेरे दोस्त वहां पे, मित्र वहां पे गए थे, उन्होंने नोटिस किया कि उस तलवार को रखने की जो जगह है वहां पे सर बाकी कंपैरेटिव जो बाकी सारे जो चीजें रखी गई है उसके कंपैरिजन में उसकी लाइट बहुत ही डीम करके रखी हुई है। मतलब उसको इस तरह से रखा गया कि कोई उस तक पहुंचे ना, कोई उसको देखे ना, और उससे ज्यादा और बात चले ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा भावना का विषय हमारे महाराष्ट्र के लिए होता है। तो ये सर इनकी जो थिंकिंग है, ये जो ब्रिटिशर्स की थिंकिंग हमेशा से रही है, वो आज भी उन्होंने बरकरार इस उदाहरण से दिखता है कि वो आज भी उनकी उस तरह की थिंकिंग बरकरार है। राइट, थैंक यू सो मच सर। कीर्तन नाइक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भारत। जय भवानी सर, जय भवानी, जय भारत सर। नमस्कार, वंदे मातरम। राइट प्रदीप जी, बट isn't it true that Abdul